Yes, good morning students. Welcome to online platform of study. Here chemistry by electrolytism. We will start the topic Lewis symbols. इससे पहले मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर तीन टाइप के बॉन्ड बताए थे। सबसे पहले बताया था मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इसके बाद बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस, कोऑर्डिनेट। ये पांच टाइप के मैंने आपको बॉन्डिंग बता दी थी। अब बॉन्ड्स बनते कैसे हैं, आज मैं आपको कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड्स की बात करूंगा। जितने भी टाइम की वीडियो बनेगी आयनिक बॉन्ड्स की बात होगी इसमें। सबसे पहले मैं लुईस सिंबल्स की बात कर लेता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। लेट्स सपोज मैंने क्वेश्चन कोई भी तीन लिख लिया, ये चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हो। अगर इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूं तो क्या बनेगी, मैं अगर ऑन जनरल ड्रॉ करूं तो नॉर्मली 2 8 1 2 8 2 2 8 3 तो लास्ट आउटरमोस्ट शेल को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। तो जब हम सोडियम ड्रॉ करते हैं तो सोडियम के बाहर क्या डॉट, एक डॉट ड्रॉ करते हैं। मैग्नीशियम तो 2 डॉट ड्रॉ करते हैं, एल्युमिनियम 3 डॉट ड्रॉ करते हैं। ये डॉट्स आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने किया वैसे ही करते हैं। डॉट्स ड्रॉ करते हैं नॉर्मली जैसी बात है। लेट्स सपोज करो 2 अभी डालेगा 2 8 7। तो इसके लिए आपको ये सीधी सी बात है, एटॉमिक नंबर्स याद होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना केमिकल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें बताएंगे आप कैसे सारी चीजें। देखो जो आप पढ़ चुके हो तभी मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करवा रहा हूँ। यूनिट का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287 भी करते हैं तो इसका लुईस सिंबल क्या हो जाएगा, 7 डॉट्स ऑफ ड्रॉ। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी इतनी बड़ी बात नहीं है जो आपको समझ ना आए। आयनिक बॉन्ड्स का जो था वो हमारे पास 10th क्लास में भी था, हमने चैप्टर में वो पढ़ा भी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके नेक्स्ट टॉपिक की, तो जो है हमारा आयनिक बॉन्ड बनता कैसे जाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पिछली वीडियो में बता चुका हूं ना, उसके पिछली वीडियो को देखना। एग्जांपल लिखता हूं, सिंपल से MgCl को ले लो, Cl को ले लो या NaCl, सभी को कंप्लीटली बताऊंगा, ध्यान से सुनो, बहुत ही इजी, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। देखो ध्यान से देखो, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, क्लोरीन के पास 7 है। तो इससे पहले, इसको बताने से पहले मैं अगर मैंने आपको बात बताई है तो ऑक्टेट रूल रिक्वायर्ड। ऑक्टेट क्या कहता था कि हर बंदे को अपनी स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि देखो हर बंदा हाउ बात आती है कि व्हाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। कहता एटम कंबाइन ही क्यों करता है मॉलिक्यूल बनाने के लिए या फॉर्म कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए, कहता ओनली टू गेन स्टेबिलिटी। मान लो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, एक है लास्ट वाली शेल, इसको चाहिए कितने, ऑक्टेट रूल कहता है कि मुझे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। सोडियम को अगर ध्यान से देखा होगा 2 8 होता है, ठीक है, लास्ट में 8 है, उसके बाद 1 होगा। कहता 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने में ज़्यादा इजी है इस बंदे को, इसलिए एक यूज करना है, ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल जनरल बात है कि एक यूज करना बहुत इजी है इस बंदे के लिए। ये इसको यूज करेगा मतलब इसको ट्रांसफर करेगा, क्या चल रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना। और Cl क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको कितने करने हैं, 8 करने हैं ना। देखो 2 8 7 कितने करने हैं, 8 करने हैं। ध्यान से देखिए, तो 8 करने के लिए क्या है, उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। थोड़ी देर के बाद अगर हम देखेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। उसके पास भाई के पास लास्ट शेल में कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सिर्फ इसको 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसको आप लिखोगे नहीं तो यानी के ऊपर क्या था, पॉजिटिव आ जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो इनके बीच एक इनविजिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो बेटा वर्ड लिख लो, इलेक्ट्रो
स्टैटिक इंटरेक्शन। देखो दो चार्जेस के बीच में जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो बना कैटायन और जिसने एक्सेप्ट किया वो बना अनायन। तो कैटायन और अनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है अभी तक आपके जितने भी पांचों बॉन्ड मिले हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बहुत अच्छा बॉन्ड होता है नेगेटिव और पॉजिटिव में। ये याद रखना है, यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज ही आएगा। कंप्लीट का मतलब है कि Na ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है और Cl पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुका है। सिंपल है, ठीक है। तो अब बात आता है इसके बाद का एक टॉपिक है, उसका नाम क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एक बार थोड़ा सा आप इसको व्यू आउट लोगे कि कैसे समझ पाओगे इसको, फैक्टर्स अफेक्ट क्या क्या कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा सोचो। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हमारे पास देखो आयनिक बॉन्ड में दो चीजें होंगी, एक मेटल और नॉन मेटल, एक इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन लेगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा? मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या होगा? सिंपल सी बात है। सबसे पहला है लो आयनाइजेशन एनर्जी कह लो, एंथैल्पी कह लो, दोनों एक ही बात है। लो आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड चीज हाई इलेक्ट्रॉन गेन। ये भी नोट कर लेना भाई। और थर्ड है हाई लैटिस एनर्जी। तीनों कॉन्सेप्ट्स को नोट करो। फर्स्ट है लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी एंड हाई लैटिस एनर्जी। हाँ जी, अब होता क्या है, तीनों चीजों को बिल्कुल इजी तरीके से बताता जाऊंगा कि क्या चीज है। सबसे पहला नोट करो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तीनों फैक्टर्स नोट करने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन नीचे नोट करोगे, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या होती है जी? लिखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove the loosely bounded electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। क्या बोला मैंने, क्या बोला? इसको आराम से बैक करके देख लेना, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अब इसको हिंदी में क्लियर कर देता हूँ कि भाई एक एटम है, उसकी गैसियस फॉर्म है, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड पड़ा है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी मैं दूंगा वो आयनाइजेशन एनर्जी है। तो याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी किस में होगी? देखो, जो एनर्जी मैं दे रहा हूँ ना, तो एनर्जी किस में होगी? पॉजिटिव में होगी। किस में होगी? पॉजिटिव में। और जब रिलीज होती है तो किस में होती है? 10th क्लास याद करो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। एक्सोथर्मिक में क्या होता था? हीट रिलीज होती थी तो माइनस लिखते थे, और एंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब होती थी, गिवन होती थी, हम देते थे, तो क्या होगा? पॉजिटिव होगी। याद रखना, आयनाइजेशन थेरेपी क्या होगी? पॉजिटिव। अब इसने बोला लो आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब
कम से कम आयनेशन एनर्जी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जो उसमें मेटल होगा या उसमें जो एटम होगा जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है वो इतना लूजली बाउंडेड होना चाहिए छोटी सी एनर्जी देते ही वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, मतलब केटायन जल्दी बन जाए। मतलब क्या लिखूं कि इजी केटायन फॉर्म, कि कैटायन इजीली फॉर्म हो जाए, इजीली कैटायन फॉर्म, कि कैटायन बहुत इजीली फॉर्म हो जाए। क्लियर हुआ। और अब सेकंड बात आती है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिख दो भाई इसकी भी डेफिनेशन देखो। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, देखो आराम से लिखना बेटा बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि मैं माइक के पास आ रहा हूं क्योंकि इको ज्यादा आ रही है इसमें। लिखो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is added in gaseous atom या फिर isolated gaseous atom. The amount of energy released when an extra electron is added in a gaseous क्या isolated atom to form anion, to form anion, ANION, anion मतलब नेगेटिव चार्ज है। हाँ जी देखो बेटा, तो हाइयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा हाई होगी, जितनी ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज होगी उतनी जल्दी एनायन फॉर्म करेगा। लैटिस एनर्जी क्या होती है बेटा? लैटिस एनर्जी होती है जब क्या होता है कैटायन और एनायन दोनों मिलते हैं और एक क्या बनता है, मान लो कैटायन और एनायन मिलते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है हाई अमाउंट में। तो जितनी ज़्यादा हाई लैटिस एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्ग भी तो होगा ना, जितना स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। तो ये तीनों आयनिक बॉन्ड के फैक्टर्स से कंप्लीट हुए, क्लियर हुए। बच्चों ध्यान से पढ़ना है, डेली के डेली लेक्चर लगाना है, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेगा। तो कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू।